साथियों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे हिंदी के सवाल साथियों। और हिंदी की अगर बात करें साथियों 20 क्वेश्चंस लिए हैं और जो कट ऑफ की अगर बात करें कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि 15 से 16 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करने अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के हिंदी के 20 सवालों में से 15 से 16 आपको सही करना है। जीके की अगर बात करते हैं, अगर करंट अफेयर की बात करें 20 सवाल होंगे और इसमें आपको साथियों 11 से 12 प्रश्नों को सही करना है। और अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं साथियों, मान लीजिए अगर 10 सवाल रीजनिंग के हैं तो 10 में से 7 सवाल आपको सही करना है। और अगर मैथ के साथियों 10 सवाल है तो इन 10 सवालों में से तकरीबन 6 सवालों को आपको सही करना होगा। अगर ये स्कोर आपका रहता है तो मुझसे लिख के ले लीजिए कि आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं और पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। ये एग्जाम में आपके सवाल पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो इसको जिज्ञासु कहा जाता है। ये आपको एकदम घोल कर पी लेना है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि पिछली बार बहुत सारी शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि सही वर्तनी मुझे बता दीजिए कौन से शब्द की सही वर्तनी। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। अतिवृष्टि की अगर बात करें ऐसे नहीं, वृष्टिपात ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर यहां पर बात करते हैं साथियों 2 बार जा आता है, दोनों बार आधा जा आता है, उज्ज्वल कुछ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहां पर भी सही नहीं लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा साथियों कि मुझे तो यहां पर कोई भी वर्तनी शुद्ध नहीं लग रही है। खैर अगला स्टेप देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म साथियों सुमेलित नहीं? देखिए अगर बात करते हैं, देखिए अवनत का विलोम उन्नत होता है, ये तो विलोम युग्म सही है। आकाम का विलोम क्या होता है? सकाम होता है, ये भी सही है। अधम की अगर उत्तम की बात करें तो अधम का विलोम उत्तम होता है। लेकिन अगर बात करते हैं अंगीकार का मतलब क्या होता है? अंगीकार का मतलब तो स्वीकारना होता है, ये तो पर्यायवाची है, ये साथियों विलोम थोड़ी ना है। तो मैं कहूंगा ये वाला विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं। अब यहां पर होती है थोड़ी ना आना चाहिए, क्या होता है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये होना चाहिए। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अंधेर करना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है? अन्याय करना होगा या अंधेरा करना होगा, घमंड करना होगा या भ्रष्टाचार करना होगा। तो आप लोग याद रखेंगे अंधेर करने का मतलब होता है साथियों अन्याय करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है। पेड़ पर चिड़ियां, ठीक है, चहचहाती हैं या हिनहिनाती हैं, कड़कड़ाती हैं, कड़कती हैं या टिटकारती हैं? तो मैं कहूंगा पेड़ पर चिड़ियां चहचहाती हैं, ये होना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि तुरंगी का समानार्थी शब्द इसमें से क्या हो सकता है? तो तुरंगी शब्द की अगर बात करें ये साथियों, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा घुड़सवार। क्या? घुड़सवार, घुड़सवार हो जाएगा साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, करके परिवर्तन पृथ्वी का नियम है या संस्कृति का नियम है या जगत का नियम है या प्रकृति का नियम है? तो साथियों प्रकृति यहां पर शब्द आना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसके बाद देखिए करके वहां मुझे अनंत काल से नहीं मिला। क्या? वहां मुझे अनंत काल से साथियों नहीं मिला। यहां पर अगर बात करते हैं एक रेखांकित शब्द है, ठीक है, तो अनंत काल की जगह पर क्या आना चाहिए? चिरकाल से, प्राचीन काल से, पुरातन काल से। तो मैं कहूंगा वहां मुझे चिरकाल से नहीं मिला, यह होना चाहिए, अनंत काल नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है करके दोपहर के बाद के समय को साथियों क्या कहा जाता है? तो दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न कहा जाता है। क्या? अपराह्न कहा जाता है साथियों। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आप अपने क्वेश्चंस को यहां पर काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए, ठीक है। यानी कि जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको साथियों उसकी एक तरीके से आकाशवृत्ति हम कह सकते हैं। क्या? जिसकी जीविका निश्चित ना हो तो उसको आकाशवृत्ति कहा जा सकता है। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। तो यहां पर अगर बात करें असली भैंस का दूध, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए? भैंस का असली दूध या गाय का दूध या भैंस का दूध? तो मैं कहूंगा भैंस का असली दूध होना चाहिए, ना कि असली भैंस का दूध होना चाहिए। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि उग्र का विलोम क्या होगा? तो उग्र का विलोम साथियों क्या होता है? उग्र का विलोम सौम्य होता है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि आपको बताने कि अद्वितीय कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं बी में है, नहीं सी में है, नहीं साथियों जैसे ऑप्शन नंबर डी में है ऐसे लिखा जाता है अद्वितीय। अगला सवाल है, कह रहे कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको विश्वस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द साथियों विश्वस्त हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहे कि सही वर्तनी मुझे बताइए कालिदास कैसे लिखा जाता है? तो कालिदास जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। कहने के राजा का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो राजा को रत्नाकर कहा
कहा जाएगा, मयंक कहा जाएगा, मुकुंद कहा जाएगा या महीप कहा जाएगा? तो मैं कहूंगा राजा का समानार्थी शब्द साथियों महीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महीप हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि ठंडी हवा, क्या ठंडी हवा रेखांकित, ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताएं, यानी कि हवा का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो मातंग कहेंगे हवा को, क्या हवा को आवाज कह सकते हैं, अनिल कह सकते हैं, अनिल कह सकते हैं साथियों। अनिल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब होता है हवा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि रोहन को डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, रोहन को शंका है, आशंका है या साथियों भय है? तो यहां पर शंका शब्द आना चाहिए, क्या कि रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर के सवाल है। तो अब यहां पर साथियों आपके सामने जीके के क्वेश्चंस होंगे, जीएस के क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। इन 20 सवालों में से 11 से 12 प्रश्न कोशिश करिएगा कि आपके साथियों सही हो जाए। चलिए, तो कहा जा रहा है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी जड़त्व की वजह से, कोई चीज रुकी हुई है विराम अवस्था में तो वो रुकी रहेगी, क्यों? उसका जड़त्व जो उस पर लगा हुआ है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। लोदी वंश की नींव बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है साथियों आपसे कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते नहीं साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते नहीं, और महान्यायवादी भी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि साथियों भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर किसकी बात करें, नियोन की अगर बात करें कि नियोन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल नियोन का परमाणु क्रमांक 10 ही होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों यहां पर अगर बात करें जो भी आपकी एग्जाम डेट है 4 फरवरी, तो उस एग्जाम में जिन का एग्जाम है या उसके बाद जिनका एग्जाम है, जैसा पेपर 4 फरवरी से आएगा उसका साथियों एनालिसिस होगा, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेरे हिसाब से साथियों जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, यानी कि जैसे आपके हिंदी के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे जीके के, जैसे रीजनिंग के, मैथ के, उन सभी क्वेश्चंस को साथियों मैं आपको डेली करवा रहा हूं। और मेरा मानना है कि जब आप डेली हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो पेपर आपका साथियों यहीं से आएगा। कुल मिला के अगर आप साथियों अपने एग्जाम तक, जब भी आपकी शिफ्ट है 4 को, 5 को, 6 को, जब भी है तब तक अगर आप अपने एग्जाम के लिए साथ जो भी साथियों क्लासेस यहां से दी जाती है सभी क्लासेस को अगर अच्छे तरीके से देखते हो तो मेरा मानना है पेपर यहां से बाहर आपका आ नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि मैं सारा कुछ आपको करवा दूंगा, और जब सारा कुछ आपको करवा दूंगा तो फिर क्या साथियों एग्जामिनर की क्या औकात है कि वो कहां से क्वेश्चंस लेगा, ठीक है? चलिए, तो बस साथियों आप लोग पढ़ते जाइए, मैथ और रीजनिंग पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। यानी कि संविधान का जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 था, इसके द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो किसकी बात चल रही है? भारत और बांग्लादेश की बात चल रही है। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, कहने के जो विंचुडो नृत्य है ना, इसका संबंध किस राज्य से है? तो विंचुडो नृत्य की अगर बात करते हैं साथियों, इसका संबंध किस राज्य से है? तो मैं कहूंगा गुजरात में किया जाता है। कौन सा नृत्य? विंचुडो नृत्य गुजरात का नृत्य है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? यानी कि 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, मतलब कौन सा यहां पर तो अधूरा सवाल लिखा हुआ है, अधूरा सवाल लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा एक तरीके से अगर हम बात करते हैं जो 1925 में क्या घटित हुआ था, जो काकोरी षड्यंत्र है ना, ये साथियों 1925 में ही हुआ था। तो मैं कहूंगा ठीक है, ये एक तरीके से डकैती साथियों है, डकैती से संबंधित है कुल मिला के। चलिए खैर, अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं? तो साथियों ये पियरे डी कॉबार्टिन की अगर बात करें, इनके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है क्या? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए करके अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनका मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कहां से संबंधित है इनका संबंध तमिलनाडु से। कहां से है? तमिलनाडु से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कौन सा कथन साथियों सत्य है, मुझे बताइए।
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों के स्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है? नहीं। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण? बिल्कुल साथियों, जो आपका फ्राइंग पैन होता है ये अपारदर्शी वस्तु ही तो होता है। सूर्य प्रकाशित वस्तु का उदाहरण है। यह लकड़ी का बॉक्स एक चमकदार वस्तु का उदाहरण है। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका जो जाएगा बी जाएगा, क्योंकि इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला कथन सही है। उसके बाद देखिए, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच है? तो रचना दोआब की अगर बात करते हैं ये रावी और चिनाब के बीच है। कहां पर साथियों? रावी और चिनाब के बीच है। उसके बाद देखिए, वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो कौन सा पहला महीना शुरू होता है ऐसा तो आपसे पूछा जा रहा है। तो चैत्र शुरू होता है। क्या चैत्र शुरू होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश को प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ओमान की बात चल रही है। ओमान आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अगर बात करते हैं साथियों किस स्थान से है? सांची से है। क्या सांची से है? या आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगले में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस सरकार की नजरबंदी से, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें नजरबंदी होता है भाई, सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो 1941 में इन्होंने साथियों ये भाग निकले थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, दराधिकार एक प्रकार का अल्प अधिकार है जिसमें किसी बाजार पर 2 फर्मों का प्रभुत्व नियंत्रण होता है, या 3 फर्मों का, या 4 फर्मों का, या 5 फर्मों का? तो अगर ये सवाल आ जाए ना तो 2 फर्मों का प्रभुत्व साथियों नियंत्रण होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है। क्या विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है? अगले नंबर का सवाल है, कहने कि हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूक्रेन को, क्या लिखा हुआ है साथियों, यूक्रेन को 2 ASC 890 विमानों को दान करने की घोषणा की है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विमान के नाम है साथियों, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, कह रहे कि देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब ये किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये साथियों भोपाल में स्थित है। कहां पर? जो लेंडिया तालाब है ये कहां पर स्थित है? ये साथियों भोपाल में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, क्या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी साथियों? सिक्किम की थी। किसकी थी? सिक्किम की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर रीजनिंग के आपके सामने क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और साथियों मैथ के क्वेश्चंस होंगे। पहला सवाल साथियों नंबर सीरीज का है, कहने के 2 है, 4 है, उसके बाद 16 आ गया है, उसके बाद 256 आ गया है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो देखिए 2 से 4 हुआ है, यहाँ पर कैसे क्या हुआ, और फिर 4 से 16 हुआ है। तो अगर 2 की गुणा 2 से करा दें तो 4 हो जाएगा, 4 की गुणा 4 से करा दें तो 16 हो जाएगा, 16 की गुणा 16 से करा दें तो 256 हो जाएगा। तो 256 की गुणा क्या 256 से होगी साथियों, यानी कि 256 की गुणा 256 से करा लीजिए तो आंसर आपका आपके सामने साथियों आ जाएगा। 256 की गुणा साथियों 256 से हमको यहाँ पर कराना होगी। तो 256 की गुणा 256 से करा लेते हैं, 6 चंग 36 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब देखिए 5 छंग 30, 30 का 0 आ गया, 5 पंजे 25 और 28 हो गया, ठीक है, 5 दूना 10 और यहाँ पर साथियों 12 आ गया। अब 2 बार कट यहाँ पर आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 2 पंजे 10, 11 आ गया यहाँ पर, 2 दूना 4 यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 2 10 और 1 15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि 65 536 कहाँ पर लिखा हुआ है, 65 536 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि HSI है, उसके बाद OLO है, उसके बाद VEU है, उसके बाद CXA है, उसके बाद आपको बताने कौन से 3 लेटर यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप साथियों ये देखिए कि H से यहाँ पर क्या O हुआ है, O से यहाँ पर V हुआ है, V से यहाँ पर C हुआ है। तो H होता है 8 पर, O होता है अगर बात करें साथियों 15 पर होता है, V होता है 22 पर और C होता है 3 पर।
8 में अगर हम +7 करेंगे तो ये 15 आएगा, ठीक है। 15 में अगर हम साथियों +7 करेंगे तो 22 आएगा, और 22 से 26 तक कितना हो जाएगा साथियों 4, और ये 3 7 हो जाएगा, यानी कि 3 में भी साथियों अब हमें 7 प्लस करना पड़ेगा। तो 3 में 7 प्लस करते हैं 10 आ जाता है, 10 पर आता है जे। अब देखिए या तो ये आंसर हो सकता है जे यहाँ पर है, या तो ये आंसर हो सकता है जे यहाँ पर है। अब इसको देखिए एस होता है साथियों 19 पर, किस पर 19 पर, और एल होता है 12 पर। कितना माइनस किया गया है? 7 माइनस किया गया है। एल 12 से ई हो गया है साथियों, फिर 7 माइनस किया गया है, और ई से एक्स हुआ है तो फिर साथियों 7 माइनस किया है। अब एक्स में एक्स होता है साथियों 24 पर, इसमें से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये यानी कि 17 हो जाएगा। तो 17 पर आता है साथियों क्यू। तो जे क्यू कहां पर लिखा हुआ है? जे क्यू ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक साबुन का मूल्य 7 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। राजेश 38 रुपए में ये दोनों चीजें खरीदता है, यानी कि 38 रुपए उसके पास है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें वो साबुन भी खरीद लेता है, कुछ साबुन खरीद लेता है, और इसमें कुछ कलम खरीद लेता है, ठीक है, जो कि 5 रुपए की। तो कहने कि उसने कितने साबुन खरीदे। इस क्वेश्चन को साथियों अगर हम ऑप्शन की मदद से करें, यानी कि उसने कितने साबुन खरीदे। अगर मान लेते उसने साबुन 4 खरीदे, 4 साबुन खरीदे, और एक साबुन का मूल्य है साथियों 7, यानी कि कितने रुपए के ये साबुन बने होंगे? 7 चौक 28, 28 रुपए के तो उसने साबुन खरीदे। टोटल उसके पास थे 38 रुपए, यानी कि अब उसके पास बचे हैं 10 रुपए। तो 10 रुपए में वो क्या कर लेगा? कलम खरीद लेगा, यानी कि 2 कलम उसके पास हो जाएंगे। तो 2 कलम उसके पास हो गई हैं 38 रुपए में, और कितनी 7 उसके पास नहीं 7 नहीं, साबुन का मूल्य 7 रुपए है ना, तो 4 उसके पास साबुन भी हो गए, ठीक है, 4 साबुन भी साथ उसके पास हो गए। तो कुल मिला के ये तो हमें सही लग रहा है। अब अच्छा इसको एक बार चेक करते हैं। मान लीजिए उसने, ठीक है, कितने साबुन खरीदे? 5 साबुन खरीदे, और एक साबुन का मूल्य है 7 रुपए। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इसमें और 38 रुपए उसके पास थे, तो इसमें तो वो साथियों कुछ कलम खरीद ही नहीं पाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे इसे चेक करोगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि पहला वाला हमें चेक किया था, पहला वाला ही हमारा बिल्कुल सही बैठ गया। तो यही हमारा और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, ऐसा सवाल साथियों बहुत आता है, और अक्सर बच्चे एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम में साथियों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस सवाल को देखकर और सही नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस सवाल को साथियों कैसे करेंगे ये आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए। चलिए, तो कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि द लाइट हाउस का कोड है जू ची पिन, उसके बाद हाउस इज बिंग का कोड है एम मो टिम जू, और द बिग गार्डन का कोड है रिज टिम पिन, ठीक है। तो आपको बताना है लाइट का कोड क्या हो सकता है। क्या साथियों? लाइट का कोड यहाँ पर आपको बताना है। अब आप देखिए लाइट कहाँ पर लिखा है। लाइट तो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और लाइट कहाँ पर लिखा हुआ है, और लाइट कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि लाइट का कोड या तो हो सकता हो जू हो, या हो सकता हो ची हो सकता हो या तो पिन हो। अब लाइट का कोड आप कैसे निकालेंगे? आपको पहले दा का कोड मालूम होना चाहिए और हाउस का कोड मालूम होना चाहिए, और दा और हाउस का कोड इसमें से कट कर देना, जो बचेगा वही लाइट का कोड हो जाएगा। यानी कि अभी आपको दा का कोड और साथियों हाउस का कोड निकालना है। तो दा देखिए कहाँ पर है, दा देखिए कहाँ पर है, दा इसमें है, नहीं है, ठीक है, दा इसमें है, इसमें आपको दा मिल जाएगा। यानी कि इसमें से और इसमें से क्या सेम आपको लग रहा है? जू नहीं, टी नहीं, पिन, पिन सेम लग रहा है, तो दा का कोड क्या हो जाएगा? पिन हो जाएगा। यानी कि अब पिन हमारा आंसर नहीं हो सकता, पिन लाइट का कोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दा का कोड है। अब हाउस का कोड निकाल लीजिए। हाउस का कोड इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या आपको सेम लग रहा है? ठीक है, जू, ठीक है, जू लग रहा है ना, तो जू भी साथियों नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि जू जो होगा वो जू आपका हाउस का कोड हो जाएगा। तो अब बचा क्या साथियों? CHI बचा, यानी कि ये आपका लाइट का कोड हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। तो कुल मिला के CHI कहां पर लिखा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको करना होंगे ये साथियों ये सारे सवाल, ठीक है। अब उसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, यानी कि निमेश मेघना का इकलौता भाई है। तो जो निमेश है ना, निमेश, ठीक है, निमेश की अगर बात करते हैं साथियों, ये मेघना का इकलौता भाई है, ठीक है। तो हम यहां पर बना लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये निमेश हो जाएगा, ठीक है। निमेश जो है, निमेश ये मेघना का इकलौता, ठीक है, ये मेघना आपकी हो गई, ये मेघना हो गई, मेघना का इकलौता भाई है, करके सुरभि निमेश की बेटी है। तो जो सुरभि की अगर बात करते हैं, सुरभि कौन हो जाएगी? सुरभि निमेश की बेटियां हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। मेघना और नेहा बहनें हैं। अच्छा, मेघना और नेहा बहनें हैं, तो मान लेते हैं साथियों, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इनकी बहन और है जिसका नाम क्या है? ठीक है, मेघना नेहा बहनें हैं, यानी कि नेहा बहनें हैं। तो नेहा बहनें हैं, तो ये भी तो भाई होगा इसका, ठीक, यानी कि निमेश भाई है किसका? नेहा का और मेघना का, यानी कि मणिकर्ण का बेटा है। अब मणिकर्ण का बेटा, अभी हमें नहीं पता है कि मणि कौन है, ठीक है, जो मेघना का पति। अच्छा, मेघना का पति कौन है साथियों? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो आया है, तो मेघना का पति मणि होगा या कर्ण होगा? जो का इस्तेमाल हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। तो कर्ण जो होगा ये मेघना का पति होगा, कर्ण जो होगा ये मेघना का पति हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मणिकर्ण का बेटा, यानी कि इन दोनों का बेटा कौन हो जाएगा? मणि हो जाएगा।
तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, कर्ण और मेघना, इनका बेटा हो गया मणि, और मेघना का बहन है नेहा और मेघना का भाई है निमेश, निमेश की एक बेटी है सुरभि। तो कह रहे हैं कि मणि का सुरभि से क्या संबंध है, यानी कि मणि का सुरभि से क्या संबंध, सुरभि क्या कहेगी मणि को। तो देखिए ये एक तरीके से अपने पिता की बहन, ठीक है, पिता की बहन का बेटा ही तो होगा, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं फुफेरा भाई ही तो होगा मणि सुरभि का। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जो कि आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कहने के अब यहाँ पर कुछ दिक्कत है, यहाँ पर साथियों भाग का निशान होगा। यदि निम्नांकित व्यंजन में भाग के स्थान, भाग और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, भाग और माइनस के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, और 2 और 4 के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इनके 426 भाग 648 माइनस 312, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो जहां पर भाग है, ठीक है, पहले नंबर बिल्कुल 2 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 2, तो यहाँ पर 4 है तो साथियों 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 आ जाएगा, 6 का 6 रहेगा, ठीक है, 6 4 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 का 8 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 1 है लिख लीजिए, यहाँ पर 2 है तो 4 आ जाएगा। अब भाग का देखिए, भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर साथियों भाग आ जाएगा। अब आपको इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है और आपको आंसर साथियों बता देना है क्या आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। चलिए अब देखिए 328 भाग 314, तो 314 का डबल होता है, देखिए 300 300 600 और 14 दूना 28, तो मैं कहूंगा यहां पर से 2 आ जाएगा। तो 246 में से साथियों 2 घटेगा तो 244 हो जाएगा। क्या 244 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि साथियों CGRT को DJWA लिखा जा सकता है, तो XUKM को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, ये आपको साथियों बताना है। चलिए तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों, यानी कि अब देखिए C 3 पर होता है, D हो गया है यानी कि 1 बढ़ाया गया है, G 7 पर होता है, J होता है यानी कि 3 बढ़ाया गया है, यानी कि 1 बढ़ाया गया 3 बढ़ाया गया, R से R 18 पर होता है, W 23 पर होता है यानी कि 5 बढ़ाया गया। अब T से A हो गया, ये क्या इसमें बढ़ाया गया है। अब देखिए ये 20 पर होता है और ये मैं कहूंगा 27 पर होता है। A वैसे तो 1 पर होता है लेकिन 26 के बाद तो 27 मान लेंगे, तो ये 7 बढ़ाया गया, ये हमारे लिए सही होगा। अब इसमें भी साथियों X के बाद क्या आता है, X के बाद Y आता है, Y आ जाएगा। U में 3 बढ़ाएंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 24, 24 पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। K में 5 बढ़ाएंगे, K 11 पर होता है, 16 पर साथियों P होता है। M की बात करें साथियों, अब इसमें 7 बढ़ाएंगे, M होता है 13 पर, T आ जाएगा, यहाँ पर 20 वाला आ जाएगा। तो ये ऑप्शन साथियों कहां पर लिखा हुआ है, YXPT, ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जैसे 132 से 502 बनाया गया है वैसे ही आपको साथियों 502 बनाया गया, वैसे ही आपको बताना है कि 2364 से क्या बनाया जा सकता है। देखिए और बताइए आखिर लॉजिक इसमें क्या लगा हुआ है, बताइए। अब देखिए अगर इनका गैप की अगर हम बात करें तो गैप की अगर हम बात करें, गैप क्या हो सकता है, गैप तो इसमें मेरे ख्याल से 300 के आसपास निकलेगा, लेकिन इसमें अगर गैप की बात करते हैं तो भाई ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं 2600 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में वैसा नहीं है तो ये लॉजिक हमारा नहीं लग पाएगा। कुछ और लॉजिक की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ देखिए कि 1 3 2 टोटल मिला के 7 होता है, अच्छा इनका भी योग भी 7 होता है, यानी कि जब इनका योग देखा तो 7 आया, इनका योग देखा तो 7 आया। ऐसे ही 2 + 3 5, 5 और 6 11, 11 4 15, इनका योग 15 आया। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिनके नंबर का योग यहाँ पर 15 हो। एक बार ट्राई कर लेते, 7 3 10 हो जाएगा और 5 15, ठीक है ये तो मिल रहा है 15, 7 4 11, ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो सकता, ये भी ज़्यादा हो जाएगा और ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 15 वाला यही लॉजिक हमारा लगेगा। 15 योगफल अगर इसका हुआ है तो इसका भी योगफल 15 ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि AS के बाद CQ, उसके बाद EO, उसके बाद आपको बताने कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब अगले 2 लेटर यहाँ पर क्या आ सकते हैं, ये बात आपको बताना है। चलिए साथियों आपको प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, प्लेस वैल्यू बहुत जरूरी होना चाहिए। जैसे कि A की बात करें तो 1 पर होता है, B साथियों 2 पर होता है, P 16 पर होता है, T 20 पर होता है, ये सब आपको Z तक मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें A 1 पर होता है, ठीक है, S की बात करें 19 पर होता है, C 3 पर होता है, Q 17 पर होता है, E 5 पर होता है, O 15 पर होता है। अब देखिए 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 7 आ जाएगा यानी कि G, और ये 19 से 17 हुआ है, 2 घटा है, फिर 2 घटा है, 15 हुआ है, फिर 2 घटेगा तो M आ जाएगा यानी कि 13, तो GM आ जाएगा। GM कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि 3 6 18, तो 3 6 18 में साथियों जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपको बताना है कि किस ऑप्शन में लग सकता है। क्या वही लॉजिक आपको बताना है साथियों किस ऑप्शन में लग सकता है।
चलिए, तो इसमें देखिए ऐसा तो नहीं इसकी गुणा 2 से कराई गई है और इसकी गुणा 3 से कराई गई है, ठीक है। तो एक ऐसा ऑप्शन निकालिए जिसमें पहले से दूसरे बनाने के लिए 2 से गुणा की गई है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, देखिए 7 की गुणा 2 से कर लें, 14 की गुणा 3 से करेंगे, ठीक है। 14 42 आ रहा है, ठीक है। 7 दूना 14 आ रहा है, ये तो लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर 6 दूना 12, 12 3 36, इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर 9 दूना 18, 18 3 54, वही लॉजिक लग रहा है। 18 दूना 16 और 16 16 16 32, 16 3 48, इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं पूछा है। अच्छा, ये नहीं शब्द आ गया यहाँ पर, यानी कि त्रिक की संख्याओं के बीच वही संबंध नहीं है जो संबंध निम्न त्रिक की संख्याओं के बीच है। यानी कि इसमें यह पूछा गया था कि जो यहां पर लॉजिक लगा है वो किसमें नहीं लगा है, तो वो लॉजिक इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, लेकिन इसमें नहीं लगा है। तो इसमें नहीं लगा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। अब इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। और ए बराबर बी का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है। तो आपको एक व्यंजक दिया जा रहा है कि सी गुणा जी गुणा यू प्लस एम बराबर आर, इसमें जी आर का क्या संबंध हो, यानी कि आर क्या कहेगा साथियों जी को। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, फिर मालूम पड़ेगा कि भाई आर क्या कहेगा जी को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सी गुणा जी, तो आप इसमें देखिए ए गुणा बी कहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि सी को हम मानेंगे ए और जी को हम मानेंगे बी। तो ए गुणा बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी कि सी जो है ना, सी, ठीक है, ए बी की बहन है, यानी कि सी जी की बहन है। तो इतनी बात आपको मालूम पड़ गई कि सी जी की बहन है, तो साथियों ये क्या हो गई, सी जो है ना ये जी की बहन हो गई, ठीक है। सी जी की बहन है तो यानी कि फीमेल है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जी गुणा यू। अब जी गुणा यू का मतलब क्या होगा साथियों, जी गुणा यू वही वाला आ जाएगा, ए बी की बहन है, यानी कि साथियों जी यू की बहन है। जी जो है ना जी ये भी बहन है। बहन किसकी है साथियों, ये यू की बहन है, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कहने कि यू प्लस एम, तो ढूंढिए ए प्लस बी का कहां पर जाएगा। तो ए प्लस बी का अर्थ हो जाएगा ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए बी की पुत्री है यानी कि यू एम की पुत्री है। क्या साथियों, यू एम की पुत्री, यानी कि यू जो है ये एम की पुत्री हो जाएगी, ये एम की पुत्री हो जाएगी, ये भी फीमेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि m बराबर r, m बराबर r की अगर हम बात करते हैं तो बराबर वाला ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया है, ये है। a बराबर b का मतलब हो जाएगा a b की पत्नी है, यानी कि m r की पत्नी है। तो m जो है ना ये साथियों r की पत्नी हो जाएगी, r की पत्नी हो जाएगी, यानी कि ये भी फीमेल है। तो मैं कहूंगा ये हस्बैंड वाइफ है, ये तीनों उनके बच्चे हैं, ये तीनों पुत्रियां हैं। तो कहने कि r, ठीक है, आर क्या कहेगा जी को, आर किधर गया, आर क्या कहेगा जी को, आर क्या कहेगा जी को, भाई पुत्री ही तो कहेगा, ये तीनों पुत्री है, ठीक है, आर की और एम की भी तीनों पुत्रियां हैं। तो पुत्री आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर मेरे बताने से पहले आंसर था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए फटाफट आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं, RSTUV W एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं कितने लोग, 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 1 6। यानी कि टी बाएं से तीसरे, अच्छा टी बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी कि कहीं यहां पर हो सकता है टी, हो सकता है क्या होगा। उसके बाद कहने के टी और एस के बीच में यू है, ठीक है, ठीक है। और एस यू के बाईं और बगल में है, एस यू के बाईं और बगल में है, आर टी डब्ल्यू, आर जो है ना ये टी और डब्ल्यू के बीच में है। तो सबसे पहले इस लाइन को आप सॉल्व कीजिए, कह रहे कि टी और एस के बीच में, इसको देखिए यानी कि एस यू के बाईं और बगल में। तो हम एस को कहां पर बनाए, मान लीजिए अगर हम एस को यहां पर बना ले तो कहने कि यू के बाईं और बगल में। तो यू कहां पर बनेगा, यू साथियों यहां पर बनेगा। तो यू के बाईं और बगल में कौन हो गया, एस हो गया। उसके बाद कहने के टी और एस के बीच में वी है, तो टी और एस, एस ये हो गया, टी यहां पर बनाना पड़ेगा। टी और एस के बीच में कौन है, वी है, तो वी साथियों यहां पर आ जाएगा। अब इस वाली लाइन को देख लीजिए, कह रहे टी और डब्ल्यू के बीच में आर है, तो टी और डब्ल्यू इधर तो होगा नहीं, तो डब्ल्यू इधर बनेगा। टी और डब्ल्यू के बीच में कौन है, आर है। अब हमने एक यहां पर बढ़ाया ना, एक इसको आप कट कर दो। अब एक बात यहां पर कही जा रही थी वो देखिए सही है या नहीं। कह रहे टी बाएं से तीसरे पर है, तो टी जो है ना ये बाएं से तीसरे पर है, एक, ठीक है, 1 2 3 बिल्कुल तीसरे पर है। कह रहे हैं दाएं से चौथे पर है, 1 2 3 4 बिल्कुल चौथे पर है। तो जो चीजें कही गई थी वो तो चीजें हमने सारी कर ली। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, कहने के दाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है, कौन, ठीक है, वी की बात चल रही है, ठीक है। वी दाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। तो क्या होगा आपका आंसर, तीसरा स्थान ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए ये वाला सवाल था,
यानी कि 5 है, 16 है, 28 है और 36 है, 71, 90, 234। अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5 है, 16 है और 28 है और उसके बाद साथियों 36 है और 71 है और साथियों 90 है और 234 है और साथियों 342 है। तो उसके बाद आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 5 से 16 जो हुआ है इसमें कितना प्लस हुआ है, 11 प्लस हुआ है। 16 से 28 जो हुआ है 26 और 2 12 यानी कि 12 प्लस हुआ है। 28 से 36 हुआ है साथियों, यहाँ पर 8 प्लस हुआ है और 36 से 71 अगर साथियों हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा, अगर 11 मान लें, 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, ये साथियों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, यानी कि 36 में 35 प्लस करोगे 71 आ जाएगा। 71 में साथियों 19 अगर प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा। 90 में कितना प्लस करें कि 234 आ जाए, तो घटाइए जरा, ठीक है, 4 आपका आ गया और 23 में से 9 को अगर आप करोगे तो साथियों 14 यहाँ पर, यानी कि 90 में 144 प्लस करोगे तो 234 आ जाएगा और 234 में अगर कितने प्लस करें 342 आ जाए तो 12 मान ले, 12 में से 4 गया 8 बच जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक तरीके से 108 आ जाएगा। तो कुल मिला के 234 में 108 प्लस करने पर 342 आएगा। तो 342 में कितना प्लस करें कि हमें यहाँ पर वाला साथियों नंबर मिल जाए, बस इतनी सी बात आपको बताना है। अब देखिए क्या यहाँ पर साथियों एक तरीके से आंसर मिला, अभी तो नहीं मिला। अब एक लॉजिक की साथियों यहाँ पर अगर बात करें, अब देखिए 11 से 12 हुआ है तो यहाँ पर मैं कहूंगा 1 बड़ा है। 12 से यहाँ पर 8 हो गया है तो ये साथियों 4 घटाया गया है, ठीक है। 8 से यहाँ पर 35 हुआ है, 8 से 35 कैसे हुआ है साथियों, यहाँ पर तकरीबन 27 को प्लस किया गया है और 35 से 19 हो गया है तो कितना माइनस किया गया है, 35 से 19 जो आपका हुआ है यहाँ पर साथियों 16 आपका माइनस किया गया। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, ये 2 का स्क्वायर, ये सॉरी ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक, 19 से 144 हुआ है तो कितना प्लस हुआ है, मैं कहूंगा 125, ठीक है, प्लस किया गया है। और 144 से 108 हो गया है तो यहाँ पर साथियों कितना घटाया गया है, 144 से 108 में साथियों 36 यहाँ पर घटाया गया। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, ये बात आपको बताना। देखिए ये 1 का क्यूब मान लेते, चलो ये 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 नंबर आ जाएगा और क्यूब आ जाएगा। और 7 का क्यूब क्या होता है साथियों, देखिए 7 सत्ते 49 और 7 एक बार और गुणा करो, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 यानी कि 343 यहाँ पर साथियों आ जाना है। 343 आ गया, यानी कि 343 की अगर बात करें साथियों यहाँ पर 343 आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये 144 में 36 माइनस किया था तो 108 आ गया, 108 में 343 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर वाला नंबर मिल जाएगा। तो 108 में साथियों एक बार 343 को प्लस करके देखिए, 11 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर 451 आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 234 में 108 प्लस किया था तो इतना आ गया, एक 342 में 451 अब अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी करके देख लीजिए। 451 और 342 कितना हो जाएगा साथियों, 3 और ये 9 और ये 7 यानी कि 793 आएगा। और 793 के ऑप्शन में कहीं पर है, देखिए बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आ गया था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का साथियों ये सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में TIKRI को 20181139 लिखा जाता है, तो BOARD को साथियों क्या लिखा जा सकता है, क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। चलिए अब देखिए यहां पर अगर बात करें टी तो 20 पर आता है तो साफ साफ यहां पर 20 लिखा हुआ है। आई की बात करें आई 9 पर आता है लेकिन यहां पर 18 लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं भाई डबल कर दिया गया है। चलिए देखते हैं 11 के जो है ना वो 11 पर आता है और 11 ही लिखा हुआ है। आर 18 पर आता है डबल कर दिया 36 लिखा है। आई 9 पर आता है यानी कि डबल किसका किया गया, एक तो इसका डबल किया गया दूसरे वाले का और एक इसका डबल किया गया, यानी कि इधर से दूसरे वाले का और इधर से दूसरे वाले का डबल किया गया है। तो 5 लेटर है टोटल, इसमें 5 लेटर यानी कि इसका डबल किया जाएगा और इसका डबल किया जाएगा, ध्यान रखिए। बी 2 पर आता है 2 आ जाएगा, ओ 15 पर आता है तो 30 आ जाएगा, ए 1 पर आता है 1 आ जाएगा, आर 18 पर आता है तो 36 आ जाएगा, डी 4 पर आता है 4 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है कि 2 30 13 64 ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर के सवाल हैं। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 120 मीटर और 180 मीटर, क्या साथियों ये मीटर है, एमएम नहीं है कुछ, ठीक है। 180 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से एक दूसरे
की ओर आ रही है, यानी कि दो ट्रेन है, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है। ये जो आ रही है इसकी लंबाई 120 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। ये ट्रेन जिस स्पीड से आ रही है वो ट्रेन है साथियों 34 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इस तरफ ट्रेन आ रही है। और ये ट्रेन जो है साथियों इसकी सॉरी ये 34 होगी, हाँ ये 34 है, ये 32 हो जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और ये इस तरफ आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ साथियों आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में समय क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय कैसे निकालते हैं साथियों, दूरी बटे चाल के द्वारा निकालते हैं, दूरी बटे चाल। तो आपको यहां पर अगर देखिए कभी भी अगर दो ट्रेन है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दोनों की जो दूरी है यानी कि जो ट्रेन की दूरी है, ठीक, यही इनको जोड़ दोगी, यही आपकी दूरी हो जाएगी और इन्हीं चालों को आपस में जोड़ दोगे, यही आपकी साथियों चाल हो जाएगी। ये आप लोग कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखेंगे। यानी कि तो अगर दूरी की बात करें, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 120 और 118 सॉरी 120 और 180 कुल मिला के 300 मीटर की दूरी हो गई। और चाल की अगर बात करें तो 34 प्लस 32 कितना हो जाएगा साथियों, 32 32 64 और 2 66, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल हो गई। लेकिन दिक्कत ये है दूरी मीटर में है, चाल साथियों किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए आंसर किस में आ रहा है, आंसर सेकंड में आ रहा है ना, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, यानी कि ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आप बदल लो। तो अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो हमेशा 5/18 से साथियों इसको गुणा किया जाता है। तो इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लो, 6 × 18, 6 कम 6, 6 कम 6, ठीक है, तो 55/3 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी साथियों चाल यहाँ पर आ जाएगी। अब समय बराबर है तो समय बराबर समय आपको निकालना है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी निकाली है 300 मीटर, ठीक है 300 मीटर और चाल निकाली है कितनी, 55/3, तो 55 इधर आ जाएगा, 3 नीचे लिखेंगे, इससे बढ़िया यहाँ पर आ जाएगा गुणा में। तो इसको अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसको साथियों कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छंग 30 और 0 लग गया और ये 3 आ गया, बराबर क्या आ गया 180/11, ये आपका मीटर प्रति, ये आपका सेकंड निकल आएगा, ठीक 180/11 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है 180/11 सेकंड समय लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ऐसा सवाल आता है और ऐसा सवाल आता है, इसमें 4 अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो ये ट्रेन की दोनों दूरियां अलग कर दी जाएंगी, चेंज कर दी जाएंगी और चालों को अलग कर दिया जाएगा। बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इनकी आपको दूरी दे दी जाएगी, चाल दे दी जाएगी, समय पूछा जाएगा कि ये दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए हैं। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है। अब देखिए रोहित की अगर बात करते हैं तो यहां पर जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। तो रोहित की धनराशि का 10/21, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा लिया, 10/21 लिखा है 10/21 कर लिया। तो रोहित की धनराशि का 10/21 बराबर मनोज की धनराशि का, ये मनोज की धनराशि हो गई, ठीक, मनोज की धनराशि का मतलब गुणा हो जाएगा, 5/7 है तो 5/7 लिख लिया। अब यहाँ पर साथियों हम रोहित और मनोज की राशियां निकाल सकते हैं कि कितनी कितनी धनराशि इन्होंने है, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए ये आपकी कितनी आ गई, ये तो 5/7 है इधर, ये मनोज बस इधर आ गया है, बराबर लगाए तो 21 की गुणा 5 से हो गई, 21 की गुणा 5 से हो गई और साथियों ये 10 है, इसकी गुणा 7 से हो जाएगी, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा जितना कैलकुलेट हो सकता है वो कैलकुलेट कर लिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 21/14 आ जाएगी। तो रोहित और मनोज के पास कुल धनराशि इतनी थी, जिसमें से रोहित की धनराशि की अगर बात करें 21 है तो मनोज की धनराशि 14 है। तो कहने के रोहित के पास कितनी धनराशि है, रोहित के पास, ठीक है, रोहित के पास कितनी धनराशि है, तो कुल धनराशि थी 1320, रोहित की धनराशि 21 है और टोटल नीचे इन दोनों का योग आ जाएगा नीचे को, तो ये कितना हो जाएगा 21 और 14, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। इसको कैलकुलेट करा लो, आपको रोहित के पास कितनी धनराशि है मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। 7 × 21, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 3 इधर आ गया, 5 छंग 30, 2 इधर आ गया, 5 चौक 20, यानी कि 264 की गुणा 3 से करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 × 12 हो गया, 6 × 18 हो गया, 19, 3 दूना 6 हो गया 7, यानी कि 792 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो रोहित के पास कितनी धनराशि है, 792। अगर आपसे पूछा जाता है रोहित न पूछकर मनोज के पास कितनी धनराशि है, तो टोटल धनराशि कितनी है 1320, मनोज की धनराशि कितनी निकाली, मनोज की धनराशि 14 निकाली, तो 14 आ जाएगा और नीचे इन दोनों का योग आएगा, इन दोनों का योग कितना था 35 था। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपको मनोज की धनराशि मालूम पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। कह रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 265, 580, 825 को विभाजित करने पर
प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, यानी कि वो इसमें से कौन सी संख्या है। मान लीजिए 55 संख्या है कि अगर 55 से भाग करते हैं 265 को तो, और 580 से करते हैं तो, 825 करते हैं तो विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सवाल है, ये 3 बड़े बड़े नंबर लिखे होंगे और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी, तो आपको इन तीनों नंबरों का इस्तेमाल करना होगा। पहले आपको साथियों क्या कराना होगा, ये 3 नंबर देखिए बढ़ते क्रम में है, देखिए 265 से 580, फिर 580 से 825, तो आपको 825 में से साथियों क्या, 825 में से 580 घटाना होगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 825 में से 580 घटा दिया, 265 फिर आपको घटाना होगा, और फिर 580 में से 265 घटाना होगा, 580 में से साथियों 265 घटाना होगा। यानी कि सबसे पहले बड़े में से ये दोनों नंबर घटाना होंगे, फिर जो दूसरे नंबर का बड़ा है उसमें से सबसे छोटा नंबर घटाना होगा। तो इसको अगर 825 में से, ठीक है, 825 में से 580 अगर आप घटाते हो तो कितना बचता है, ठीक है, 5 आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 में से 8 जा नहीं सकता, 12 में से जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, अब ये 7 हो जाएगा तो यहाँ पर 245 बच जाएगा। ये ट्रिक है ये करने की। और इसकी अगर बात करो 825 में से अगर 265 घटाओगे तो यहाँ पर 0, 6 और 5 घट जाएगा। 580 में से साथियों 265 घटाओगे तो 5 और 1 और 3 बच जाएगा। यानी कि अब आपके पास ये 3 नंबर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन 3 नंबर का मासा ज्ञात करना लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है, मासा ज्ञात कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा बस। तो 245, 560 और साथियों 315 का क्या ज्ञात कर लीजिए, महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लीजिए, HCF साथियों ज्ञात कर लीजिए। तो क्या इसको कौन से नंबर से साथियों ज्ञात करें, ठीक है, कि ये कट जाए, 2 से नहीं होगा, 3 से कट करेंगे, 3 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाए, देखिए जरा, 3 से भी नहीं हो पाएगा, 4 से, ठीक है, 4 से भी नहीं हो पाएगा, 5 से हो रहा है, 5 से कट कीजिए, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 जाएगा 45, 5 नीम 45 हो गया, 5 एकम 5, 0 लग गया, ठीक है, सॉरी 0 नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पर 1 चला जाएगा, 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 से कट करेंगे, 5 छंग 30 हो गया, ठीक है, 5 तियां 15 हो गया। अब किससे कटेगा, 7 से काट करिए, 7 सत 49 हो गया, 7 नीम 63 हो गया, इसको अगर कट करें 7 एकम 7 हो गया, और 42 हो जाएगा, फिर ये 7 छंग आपका 42 हो गया। अब क्या 2 से 3 से, अब सब अलग अलग नंबर से कटेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा 5 गुणा 7 आ चुका है, यानी कि 5 गुणा 7 35 आ जाएगा, और 35 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा सवाल आता है कि 3 बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएं और कहा जाए कि इनको किस नंबर से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, तो आपको सबसे पहले यह काम करना है कि जो सबसे बड़ा वाला होगा उस बड़े वाले में से दोनों छोटे नंबर को घटा लेना है, जो मैंने ये कराया। उसके बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा लीजिए, जो नंबर आए उनका HCF ज्ञात करना है, LCM नहीं HCF ज्ञात करना है, फिर जो गुणा करने पर आएगा वही साथियों हमेशा समान शेष बचेगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब इस सवाल को देखिए साथियों और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए, कह के कोई तालाब है जिसकी, ठीक है, चौड़ाई वगैरह दे रखी है, लंबाई चौड़ाई वगैरह दे रखी है, यानी कि 50 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर गहरा है, ठीक है। तो तालाब की धारिता क्या है, देखिए कोई भी तालाब आ जाए, कोई टैंक आ जाए, कोई डब्बा आ जाए, और उस डब्बे की धारिता, उस डब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाएगी आपको, और उस डब्बे की धारिता पूछी जा सकती है। तो तालाब की जगह पर कुछ हो सकता है, लंबाई कुछ हो सकती है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं साथियों, धारिता कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। धारिता कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा गहराई कह लो या साथियों ऊंचाई कह लो। तो लंबाई कितनी है 50 और चौड़ाई कितनी है 25 और गहराई कितनी है साथियों 4। तो इनकी कैलकुलेशन करोगे ये 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो धारिता कितनी निकलेगी साथियों 5000 निकलेगी, यानी कि 5000 आपकी धारिता निकलेगी। तो 5000 मीटर क्यूब आपका साथियों ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों और फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे एक धनराशि है 9% वार्षिक ब्याज दर पर, यानी कि R बराबर 9% है, दर से 6 वर्षों में, यानी कि T बराबर साथियों 6 वर्ष है, यानी कि साधारण ब्याज SI भी दे रखा है, साधारण ब्याज 5427 है। तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि P का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों एक तो P बराबर होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर SI साधारण ब्याज गुणा 100 बटे R गुणा T। अब P आपको निकालना है, तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 5427 दे रखा है, गुणा आपका 100 आ जाएगा, बटे में R कितना है तो 9 है, और समय कितना दे रखा है 6 वर्ष, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, ठीक है, 9 कम 9 9 9 3 27 हो जाएगा। 6 से अगर कट करें इसको, क्या 6 से अभी नहीं कट होगा, ठीक है, तो ये P बराबर कितना आ जाएगा 603, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद साथियों नीचे यहां पर 6 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं,
6 कम 6 हो गया, 0 लग गया। ठीक है, 0 लगेगा, 6 पंजे 30, क्योंकि 2 नंबर एक साथ कट करना इसलिए एक एक्स्ट्रा 0 लगेगा। तो मैं कहूँगा 10,050 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 10,050 ये आपकी धनराशि हो जाएगी। यानी कि अगर एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 5427 है, तो वो धनराशि 10,050 रुपए होगी। और ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इस क्वेश्चन को साथियों देखिए आप लोग और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कह रहे कि एक व्यक्ति है 18,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और 2 वर्षों के बाद और उसकी मरम्मत करवाता है, मरम्मत पर 2500 रुपये खर्च करता है और उसके बाद इसको 12,300 रुपये में बेच देता है। तो देखिए जब 18 रुपये का उसने खरीदा और 2500 रुपये पर और इन्वेस्ट किए, तो मैं कहूँगा कितने हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों कितने हो जाएंगे, 18,000 हो गए, 18,000 ये हो गए और 2500 इसमें साथियों और प्लस कर दो 005 और साथियों ये आपका 20,500 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो फिर तो हानि हो उसकी और बहुत बुरी तरीके से हानि होगी। ठीक है, तो 20,500 रुपए में उसने खरीदा, एक तरीके उसको खरीद पड़े, लेकिन 12,000, ठीक है 12,300 रुपए में उसने बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ, 002 और 8 यानी कि 8200 रुपए का उसको नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हानि को प्रतिशत में बदलकर बताइए, तो इसलिए 100 से गुणा करेंगे और नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य ये 18,000 नहीं होगा, 18,000 प्लस 2500 होगा, यानी कि 20,500 ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कट करे तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 32 हो गया, 5 छंग 30, 5 चौक आपका 20, 0 आ गया। इसको अब आप साथियों कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या एक साथ ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो बाकी आपका जो है वो साथियों आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो इसको भाग की फॉर्म में साथियों जैसे होता है वैसे कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, 1640 आपका हो गया। ठीक है, और ये 41 आ गया। देखिए 41 की अगर बात करें, 41 चौक कितने हो जाएंगे, 41 चौक 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये तो पूरा हो गया साथियों, 0 बचा 0 लगा लीजिए, यानी कि 40% का उसको लॉस होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।